बच्चों, अब हम लोग बाल गोविंद भगत की कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुच्छेद में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 के ऊपर होगी। सारे बाल उनके पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन सफ़ेद बालों के कारण उनका चेहरा हमेशा जगमग किए रहता था। कपड़ों के नाम पे वो बिल्कुल कम कपड़ा पहनते थे, यानी कमर में वो लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। और जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली यानी एक काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से हो करके औरतों की टीके की तरह से शुरू होता था, यानी जैसे नाक से लेकर के और सिर तक जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ तक वो टीका लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तो ये उनका क्या है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा है। दूसरे अनुच्छेद में लेखक ने बाल गोविंद भगत के गृहस्थ जीवन का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब लेखक कहते हैं कि मैंने ऊपर की जो तस्वीर बताई है, यानी कि जो बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा बताई है, तो उसको देख करके या उसको सुन करके, उसकी तस्वीर को देख करके यह कतई न माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। अब लेखक कहते हैं नहीं, बाल गोविंद भगत साधु नहीं बल्कि बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी के बारे में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। बाल गोविंद भगत की थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते थे, यानी वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी गृहस्थ होते हुए भी वे साधु थे और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कौन? बाल गोविंद भगत। अब कैसे साधु की परिभाषा में खरे उतरने वाले थे उसके बारे में लेखक वर्णन करते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी सीधे सीधे वो बात करते थे, बातों को घुमा फिरा के नहीं करते थे। न किसी से खामखा माने बिना मतलब का किसी से वो झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे और किसी की चीज़ को छूते नहीं थे और बिना पूछे उसका प्रयोग भी नहीं करते थे, व्यवहार में भी नहीं लाते थे। इस नियम को जो है बाल गोविंद भगत इतनी बारीकी के साथ निर्वाह करते कि लोगों को उत्सुकता क्यों होती थी? क्योंकि कभी भी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थीं। जो कुछ खेत में पैदा होता वे क्या करते थे, सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में यानी कबीर मठ में ले जाते थे और उनके जो कि कबीर मठ उनके घर से 4 कोस की दूरी पे था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी वो अपने सारे खेत में पैदा हुई उपज को कहाँ ले आते थे, कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वो कबीर पंथी मठ में अपनी सारी खेत का जो अन्न था उसे भेंट के स्वरूप उसे चढ़ा देते थे। और फिर कबीर पंथी मठ के लोग जो उन्हें बाल गोविंद भगत को प्रसाद के रूप में जो उन्हें देते थे वह प्रसाद ले करके ही वो घर आते थे और उसी से ही अपनी घर गृहस्थी का गुजर बसर करते थे। अब देखिए लेखक थोड़ा सा बताते हैं कि इन सब से ऊपर माने ये सब तो उनका क्या था कि वो साधु सन्यासी, गृहस्थ होते हुए भी साधु सन्यासी थे, लेकिन उसके अलावा लेखक क्यों बाल गोविंद भगत पे फिदा थे इसके बारे में लेखक वर्णन करते हैं। तो कहते हैं लेखक, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी लेखक बाल गोविंद भगत का जो मधुर सुरीला संगीत था उस मधुर सुरीले संगीत पर लेखक मंत्रमुग्ध थे। और लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो मधुर संगीत है वो हमेशा हमेशा जो है उनको सुनने को मिलती थी। कबीर के जब वे सीधे साधे
पद को गाते थे तो ऐसा लगता था कि वे सारे स्वर सजीव होकर के जीवित हो उठे हैं। तो आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।